अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर सॉल्व करेंगे फॉल 2023 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये उसने हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। वो कह रहा है कि ए पार्ट में उसकी डिग्री, ऑर्डर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल निकाल के देना। तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नहीं आ रही ऐसे -y = 0। अब जो y के ऊपर ये जो दो डॉट हैं, ये डेरिवेटिव को लिखने के तरीके होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं, और dx का स्क्वायर, इसको भी हम dy, ये खाली y ही है, = 0। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लिया गया है। इधर हम 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर होगा इस इक्वेशन का वो 2 होगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली चीज़ होती है ना, उसकी जितनी पावर होती है, इसकी फ़िलहाल जो पावर है ना वो है 1, तो वो आपकी डिग्री होगी। तो डिग्री आ गई आपके पास 1। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो भी इधर नीचे चीज़, जो भी वेरिएबल नीचे लिखा होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। इधर हमारे पास x है, तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो हमारा आ गया x। ठीक है। और जो भी वेरिएबल ऊपर लिखा होगा वो डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया हमारे पास y। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गया। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में कह रहा है डिटरमाइन द फॉलोइंग कंडीशंस एंड इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन, और हमने अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो वो हमें कहता है कि y - 1 = 5, y bar -1 = -5। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनिशियल कंडीशन है कि बाउंड्री कंडीशन है? उसको देखने के लिए जो है हमें ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब है कि इनिशियल कंडीशन है। अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो ये क्या हो गई आपकी बाउंड्री कंडीशंस। तो इसको हम सिंपल यही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्योंकि बेसिकली जो यहाँ पे ये वैल्यू है ये एक्चुअली में x की वैल्यू ना, इस तरह इक्वेशन होती है ना, y(x) = जो भी आंसर होगा वो। ठीक है। तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो लिमिट है कि बाउंड्री है। तो जो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 है। दोनों जगह पे -1 है। बेशक यहाँ पे जो मर्जी आंसर आ रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। तो यहाँ पे बस हम सीधा सीधा लिख देंगे कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो इट्स इनिशियल कंडीशन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो है y = c1 e⁻x + c2 e⁻−x। तो वो कह रहा है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। जो पार्ट बी में उसने हमें ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इनकी बेसिस के ऊपर इसका जनरल सोल्यूशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपने बस एक काम करना होता है, जो c1 और c2 है ना, इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है, बस वो आपका जो है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन के अंदर सिर्फ आपने ये निकालना होता है। तो ये हमारे पास ये पार्ट ए था, ठीक है, ये पार्ट बी था, और ये पार्ट सी था। तो ये था y = c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻x प्लस c2 e⁻−x। तो अब जो उसने हमें इनिशियल कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि एक दफ़ा y की वैल्यू अगर हम -1 पुट करें तो 5 आता है, और y बार की वैल्यू -1 पुट करें तो -5 आता है। तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो y बार = c1, ठीक है। e का जो डेरिवेटिव होता है वो हम इस तरह लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x और e of x, ये आ जाता है e⁻x एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ जो आपकी ये वैल्यू है, तो इधर क्या था हमारे पास x, तो डेरिवेटिव ऑफ x हम सबको पता है वो 1 आ जाएगा, तो e⁻x ही रहेगी यहाँ पे। तो ये आ जाएगा e⁻x। अब क्योंकि यहाँ पे -x है तो वो माइनस का साइन बेसिकली शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा e⁻−x का, तो यहाँ पे -c2 e⁻−x। ये हमारा डेरिवेटिव वाला आ गया, ये हमारा सिंपल आ गया। हम इन दोनों के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है। अब y -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर देते हैं। e⁻−1 प्लस c2 e⁻−1 माइनस वो +1 हो जाएगा,
अब y की पावर -1, y -1 क्या था 5, इसकी वैल्यू आ गई 5, और ये आ जाएगा c1 e की पावर -1 प्लस c2 e की पावर 1। एक हमारी इक्वेशन आ गई ये वाली, ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर अगला y बार की वैल्यू जब हमने -1 पुट की तब भी यही होगा, c1 e की पावर -1, अब यहाँ पे माइनस था, माइनस c2 e की पावर 1 आ गए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी हमारे पास -5, हमने लिख दी c1 e की पावर -1 माइनस c2 e की पावर 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। ठीक हो गया। हाँ आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, हम यहाँ से हमने c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन अगर मैं अब अगर हम इक्वेशन देखो यहाँ पे c2 और यहाँ पे c2 सेम है और दोनों के साइन चेंज है, हम सिंपल इक्वेशन 1 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 e की पावर -1 प्लस c2 e की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आ जाएगा c1 e की पावर -1 माइनस c2 e की पावर 1 इक्वल्स टू -5। -5 प्लस 5 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस की टर्म्स है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2c1 e की पावर -1 इक्वल्स टू 0। e की पावर -1 दूसरी साइड पे जाएगा, वो 0 हो जाएगा, 2c1 इक्वल्स टू 0, और 2 उधर जाके भी 0 हो जाएगा, तो c1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी आ गई c1 की वैल्यू। इसको अब हम अगर किसी भी दोनों इक्वेशंस पहली और दूसरी किसी में भी पुट कर देते हैं, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में किसी में भी दोनों में से पुट कर देते हैं, हमारे पास c2 का आंसर आ जाएगा। हम इसको पहली इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं तो 5 इक्वल्स टू c1 क्या था हमारा 0, और e की पावर -1 आ गए प्लस c2 e की पावर 1, तो ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू c2 e की पावर 1, c2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई e की पावर 1, तो c2 इक्वल्स टू ये पॉइंट में आंसर आएगा 1.8393। ये इसका आंसर आ गया। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि ना एक सेपरेबल ऑर्डर 1 की ना, ठीक है, जिसमें मतलब पावर ज़्यादा ना हो और ऑर्डर उसका एक ही हो, उसकी ना एक सेपरेबल ODE बनाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल x हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो, और फिर उसको सॉल्व कर लो। तो इसका आसान सा हमारे पास जो है, कोई भी आसान सी ले लो, ज़्यादा मुश्किल लेने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन सर खपाई की ज़रूरत नहीं, आसान सा पेपर बनाओ अपने लिए खुद। तो अगर हम यहाँ पे कर लें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो जाता। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं dx ओवर dy इक्वल्स टू 2y। आसान से हमने ले लिया, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं बस। अब हम इसको सेपरेबल क्योंकि था, तो dy को हम जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा dx इक्वल्स टू 2y dy, इनकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2y स्क्वायर ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस c, तो ये हमारे पास बन गई x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमारा x वो था डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो इस वजह से हमने x को ऊपर लिखा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y नीचे आ गया, और आंसर भी इसलिए आपका x में है क्योंकि हमने हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को की वैल्यू निकालनी होती है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जो आपके पास ये इक्वेशन है, अब यहाँ तो ये सेपरेबल है, यहाँ तो ये लीनियर है, दोनों में से किसी एक चीज़ से ये सॉल्व हो सकती है। पहले तो ये ढूंढो कि ये लीनियर है कि सेपरेबल है, और जो सी चीज़ समझ लगती है फिर उसके साथ उसको सॉल्व करके उसका जनरल सोल्यूशन निकाल के दो। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि पहले ये है क्या और हमें समझ क्या लगती है। ठीक है, यहाँ सो क्वेश्चन नंबर 3, p बार प्लस 2 tp इक्वल्स टू p प्लस 4t माइनस 2। अब ये सेपरेबल है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता लग रहा है? सेपरेबल में ये होता है कि हमें ना, अगर जो p वाली टर्म है वो सारी हम एक साइड पे इकट्ठी कर सकते हैं और p वाली सारी दूसरी साइड पे इकट्ठी कर सकते हैं, तो सेपरेबल है। बट यहाँ देखो, जो ये है इसको अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में प्लस भी आ रहे हैं
और अगर हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो माइनस भी हो जाता है। इसको दोनों टी और पी को यहाँ से एक दूसरे के साथ सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है, तो इस वजह ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर है और हम इसको लीनियर के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पी बार प्लस 2TP यहाँ माइनस पी इक्वल्स टू 4T माइनस 2, ठीक है। यहाँ इन दोनों से पी कॉमन आ जाएगा, पी बार प्लस 2T माइनस 1 और पी बाहर आ गया इक्वल्स टू 4T माइनस 2। अब यहाँ पे जो है वो लीनियर इक्वेशन जो होती है उनका फॉर्मूला लगता है। उसमें क्या होता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उसमें निकाल लें आई ऑफ एक्स, वो इक्वल्स होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स dx। अब पी ऑफ एक्स क्या होता है, पी ऑफ एक्स होता है जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे पी है तो पी के साथ जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे वाई पी की जगह वाई बार होता तो फिर इस पी की जगह यहाँ पे वाई होना था, तो वाई के साथ जो वैल्यू होगी वो ये होगी। किसी भी तरह आ सकती है, बट जिस चीज़ की यहाँ पे वो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव जो भी यहाँ पे है, जिसका भी है यहाँ पे, उस वाला वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमने लेनी है। जैसे यहाँ पे पी बार थी तो यहाँ पे पी के साथ जो वैल्यू थी वो आपकी पी ऑफ एक्स होगी। अगर यहाँ पे वाई बार होता तो वाई के साथ जो वैल्यू नहीं थी, अगर एक्स बार होता तो एक्स के साथ जो वैल्यू नहीं थी उसको हमने कंसिडर करना था पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स में पता लग गया 2T माइनस 1, वो हम लिख देते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2T माइनस 1 डी ऑफ एक्स। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो 2T की इंटीग्रेशन डी ऑफ टी माइनस और 1 की इंटीग्रेशन, तो ई की पावर 2T की इंटीग्रेशन क्या होगी टी स्क्वायर ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर टी स्क्वायर माइनस टी। ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर या आई ऑफ एक्स। अब जो फार्मूला होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है y 1 ओवर आई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स और प्लस सी। जो क्यू ऑफ एक्स है ना, जो हमारे पास इक्वल के आगे जो भी होगी चीज़, उसको हम क्यू ऑफ एक्स कह देते हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1 ओवर ई की पावर टी स्क्वायर माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी स्क्वायर माइनस टी मल्टीप्लाई बाय 4T माइनस 2 प्लस सी। अब यहाँ हम देखते हैं जो टी का स्क्वायर माइनस टी है, अगर हम इसको हम यू कंसिडर कर लें, यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, और हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं यू का, तो हमारे पास क्या आता है 2T माइनस 1। अगर हम इस वाली टर्म में से 2 कॉमन निकालें तो ये टर्म भी वही नहीं बन जाती डी ऑफ यू। तो अगर हम यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी की जगह यू को रिप्लेस करते तो ई की पावर यू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर यू, और ये जो चीज़ है अब इसके साथ डी ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, और ये डी टी आएगा यहाँ पे डी टी आएगा। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो 2T माइनस 1 डी टी। अब ये वाला जो चीज़ है वो डी यू नहीं बन गई, वो डी यू बन गई है टोटली। तो हम यहाँ करेंगे 1 ओवर ई की पावर यू, ये जो 2 था ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है, तो ई की पावर यू, और इस वाली पूरी टर्म की जगह हम लिख देंगे डी यू। तो आपका सिंपल ई की इंटीग्रेशन बन जाती है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल ई की इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर यू ही रहेगी, तो वो आ जाएगा 2E की पावर यू और वो प्लस सी आ गया। अब ये जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2E की पावर यू डिवाइडेड बाय E की पावर यू, ये वाई चल रहा है, प्लस सी ओवर E की पावर यू, E की पावर यू E की पावर यू से कैंसिल, तो 2 प्लस सी ओवर E की पावर यू। अब यू क्या था हमारे पास टी स्क्वायर माइनस टी, तो ये हमारे पास इसकी आ गई जनरल फॉर्म। अब वो कहता है जब इसकी जनरल फॉर्म निकाल लो पार्ट बी में, तो ये कहता है कि जनरल सोल्यूशन को यूज़ करते हुए पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालो, और पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर वाई वो जो पी है उसकी जगह यहाँ पे पी ऑफ 0 इक्वल्स टू 4 उसने आपको अब एक इनिशियल वैल्यू दे दी है। तो वो कहता है कि इस इनिशियल वैल्यू की बेस के ऊपर जो है ना अब इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आएगा वो निकाल के दिखाओ। तो हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं, तो इसको यहाँ पे पी करते, क्योंकि हम पीछे से चलाते आ रहे हैं तो यहाँ पे पी ही आएगा। अच्छा, अब वो कहता है कि पी ऑफ 0 जो है वो इक्वल्स है 4 के।
अब हम अगर यहाँ पे पी ऑफ 0 4 के इक्वल पुट करते हैं तो पी ऑफ 0 इक्वल टू 2 प्लस सी ओवर ई पावर टी स्क्वायर माइनस टी। मैंने बताया था जब भी हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था तो हमें सी की वैल्यू बेसिकली निकालनी होती है। ये आ जाएगा 4, ये 2 आ गया प्लस सी ओवर, अब टी की जगह क्या आ रहा है 0, तो ई की पावर 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 4 2 प्लस 0 माइनस 0 0 होता है, ई की पावर 0 हमारे पास होती है 1, तो 4 इक्वल टू 2 प्लस सी आ जाएगा ये, तो सी हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इसको हम अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर लेंगे, तो पी इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 ओवर ई की पावर टी स्क्वायर माइनस टी। ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन था और पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में सिर्फ एक फ़र्क है, जनरल सोल्यूशन में हम सी कॉन्स्टेंट्स सी यूज़ करते हैं, उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं होती। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं बस। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कि जो उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दे। हमने सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, हमने पूरी नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट करके उसका सोल्यूशन नहीं निकालना, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है बस। तो जितना सवाल दिया जाए उतना ही सवाल किया करो, ज़्यादा उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ पे अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन आ जाती है xy 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 और dx ओवर dr इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा xy d ऑफ x ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 d ऑफ y इक्वल्स टू -1। इस पूरे टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो xy d ऑफ x इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 d ऑफ y, और ये आ जाएगा xy d ऑफ x, माइनस को खोल दो तो ये बन गया हमारे पास। अब हमने उसका क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें m और n चाहिए होते हैं। जो भी वैल्यू d ऑफ x के साथ होगी ये वाली, ठीक है, इसको हम m कंसीडर करते हैं, और जो भी टर्म हमारे पास जैसे ये है d ऑफ y के साथ जो भी टर्म होगी उसको हम क्या कंसीडर करते हैं n। ठीक है, तो m इक्वल्स टू एक्स वाई एंड n इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 20। ठीक है, अब जो m है हम इसका जो है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। किसके साथ हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, d ऑफ y के साथ। यहाँ पे d ऑफ x वाली टर्म थी ना, तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना उसके ऑपोजिट वाले के साथ इसका हमने ले लेना। ठीक है, यहाँ पे x था, हमने y के साथ ले लिया, हमने y के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो y इसका मतलब है y का डेरिवेटिव लिया, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 होगा, y खत्म होगा, यहाँ पे x आ गया सिर्फ। और n के साथ क्या थी, d ऑफ y था, तो हम इसका ऑपोजिट क्या बनता है x, तो हम इसका जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। उसमें क्या होगा, यहाँ हमारे पास 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, 2 आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 और पावर में से माइनस हो जाएगा, x आ गया। अब ये y वाली टर्म है, इसमें सिर्फ y है, इसमें कहीं x नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम जब भी लेते हैं उसमें अगर टर्म आपके पास ना हो जो जिससे आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम यहाँ से x से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, अब इसमें x नहीं है तो हम इसको 0 कर देंगे, इसको हम एज अ कांस्टेंट समझेंगे, हम इसको 0 कर देंगे, और ये वैसे ही कांस्टेंट है तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको अब हम लिखते हैं n ऑफ x, ये हमारे पास आ गया -4x, और इसको हम लिखते हैं m ऑफ y, ये हमारे पास आ गया x। क्या m ऑफ y इक्वल है n ऑफ x के? अगर तो दोनों इक्वल हो इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है, बट इस केस में ये सिर्फ x आ रहा है और ये -4 ऑफ x आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है इक्वेशन हमारी क्या है, नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो अब हमने इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है m ऑफ y माइनस n ऑफ x ओवर n। इसको हम सॉल्व करेंगे और अगर हमारे पास सिंपल आंसर आता है तो हम उसको आगे लेकर जाए। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m ऑफ y था x माइनस 4x, तो हो जाएगा प्लस 4x ओवर n वाली पूरी टर्म, n वाली हमारी पूरी ये वाली टर्म जो थी, तो ये आ जाएगी -2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 20, ये पूरी टर्म है। अब इसमें क्या कैंसिलेशन होती है,
नहीं, जिस तरह हम यहाँ पे नीचे एक्स एन लिखा हुआ है ना, ठीक है, एन लिखा हुआ है तो नीचे जो है ना वो हमारे पास एक्स आना चाहिए, ठीक है। यहाँ जिस जो भी चीज़ यहाँ पे एन के साथ है वो वाली टर्म नीचे आनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रही है चीज़, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हमने सिंपल चीज़ कंसिडर करनी है। हम यहाँ पे अपना दूसरे वाला लेते हैं एम वाई माइनस एन ऑफ एक्स ओवर एम। अगर हम इसको लें तो ये हमारे पास होता है एक्स प्लस 4x ओवर एम वाली क्या टर्म थी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो ये बन जाता है 5x ओवर एक्स वाई, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ये बन गया 5 ओवर वाई। ये देखो जिसके साथ हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया था y के साथ, नीचे वही वाली टर्म आ रही है y। जब इस तरह का हमें सोल्यूशन चाहिए, अगर इधर हमें इस तरह का चीज़ मिल जाती, ठीक है, जैसे हमने x से उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया और नीचे सिंपल x आ जाता, तो हम इसको कंसीडर कर लेते। बट क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा इसका, तो इसको हम कंसीडर इस वजह से नहीं कर रहे। हम अब इसको लेंगे, इसको अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फार्मूले में लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई की, जब भी हम नीचे m वाला यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एम, ठीक है। और अगर हमारा ये वाला ही हमें पहले ही आंसर चीज़ सही दे देते तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एन वाले में ऊपर माइनस नहीं आता, अगर नीचे एम हो तो फिर शुरू में माइनस आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना पेपर में क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ जब कोई क्वेश्चन कहीं पे सॉल्व करे उसमें क्या चीज़ आ रही है, नीचे एन आ रहा है कि एम आ रहा है। अगर नीचे एन आ रहा है तो माइनस नहीं आना शुरू में, अगर नीचे एम आ रहा है तो माइनस आएगा शुरू में, क्योंकि हमारा एम आ रहा है तो हम यहाँ पे शुरू में माइनस लगाएंगे। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 ओवर वाई। इसकी हमारी जो इंटीग्रेशन है वो बन जाएगी ई माइनस लॉग ऑफ माइनस 5 लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो शुरू में वैल्यू लिखी हुई है वो इसकी पावर बन सकती है। तो लॉग ऑफ वाई की पावर -5, लॉग ई से कैंसिल हो गया तो वाई की पावर -5, ये हमारा आ गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अपनी जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हमारी उसके अंदर पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी एक्स वाई ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 dx ओवर dy माइनस 1। तो हम इस वाली पूरी टर्म को अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि है y की पावर -5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई ओवर 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20 dx ओवर dy प्लस 1। इतना ही उसने हमसे सवाल पूछा हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताएं क्या है, वो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, उसको हमने इस तरह लिख के दिखा दिया कि जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस तरह लिखेंगे तो हमारी वो जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे आगे उसने पूछा नहीं और इससे आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा मॉडलिंग के ऊपर है और इसमें वो कहता है कि इन अ क्राइम सीन, अब एक क्राइम सीन है, वहाँ पे जो फोरेंसिक की टीम है ना उसको एक लकड़ी मिली है, ठीक है, और उनका यकीन है कि वो लकड़ी जो है ना किसी वेपन वगैरह में कहीं पे यूज़ हुई है। तो वो कहते हैं कि उस लकड़ी में से ना कार्बन रेडिएशन आ रही है C14 की। सबसे पहले तो वो कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो मॉडलिंग दिखेगी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मॉडलिंग की पहले पार्ट में तो कहता है वो लिखो, ठीक है जी, हम वो लिख लेते हैं पहले पार्ट में। यहाँ पे ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ए पार्ट। तो उसने डिराइव करने का नहीं कहा, उसने सिर्फ लिख के दिखाया। तो वो होती है a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर k t, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशन है उसकी। अब हम जो है वो बी पार्ट देखते हैं। तो अगर तो वो आपको कहता है कि आपने ड्राइव करनी है तो उसका भी तरीका जो है वो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है ड्राइव करने का तरीका। ड्राइव जो है डी ऑफ ए ओवर डेरिवेटिव ऑफ जो ए है आपका डिके डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके ए नॉट के जो आपके पास आंसर वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना हम अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हमने कैंसिल करनी होती है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम एक अपना के कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं।
अब हम इस dt को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे और a को उठा के हम इधर ले आएंगे। तो d ऑफ a और a इक्वल्स टू k ऑफ dt, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, d ऑफ a ओवर a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा b वन ओवर a है ना, तो ये log ऑफ a आ गया, ये इक्वल हो जाएगा k क्योंकि कॉन्स्टेंट आके बाहर आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव t होता है तो वो kt आ गया। अब log है, log हमें चाहिए नहीं, log हमने खत्म करना, तो फिर हम ले लेते हैं e की पावर log a इस साइड पे भी और e की पावर kt इस साइड पे भी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और जो हमने यहाँ डेरिवेटिव लिया था तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया प्लस c, हाँ प्लस c कांस्टेंट आ जाता और e की पावर c यहाँ पे प्लस e की पावर c, तो ये a आ जाएगा। और अब हम जो है e पर kt ले लेंगे, इसको हम पूरे को ना a की कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, c ले लेते हैं उसको, या फिर उसको जो है हम वो a नॉट ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यू बेसिकली उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये जो टर्म बनती है इसको, तो वो आपके पास फिर ये आ जाती है टर्म। अगर ड्राइव करना है तो इस तरह सारा ड्राइव भी कर सकते हो, नहीं तो बस ड्राइव, उसमें ड्राइव का लिखा नहीं हुआ, उसमें बस लिखा हुआ है कि राइट ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मॉडल्स दैट के, बस हमने यही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है और वो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमने लिख दी है, तो हमें ड्राइव करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर ड्राइव करना हो तो आपको वो भी आगे करना है। तो पार्ट ए हमारा हो गया, हम आ जाते हैं पार्ट बी। पार्ट बी को क्या कहता है, गिवन दैट द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 ईयर्स। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के की वैल्यू निकालो, वो कितना डिके हो रहा है इक्वेशन के थ्रू, तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। हम ना यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अगर a ऑफ 5730 क्या है हाफ लाइफ ऑफ द इनिशियल कार्बन, जितना कार्बन 14 शुरू में था, अगर 5730 साल गुजर जाते हैं तो उसका इनिशियल का हाफ हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को सपोज कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या थी, a जो है हमारा वो इक्वल्स होता था a नॉट के और e की पावर के टी के इक्वल होता था, इस चीज़ के इक्वल होता था। तो अब जो ये वाली टर्म है इसकी हमने इसको किसके साथ लेट कर लिया, इस वाली वैल्यू के साथ लेट कर लिया, तो 1/2 a नॉट इक्वल्स टू a नॉट e की पावर के टी, यहाँ से a नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू e की पावर के टी। हम इसका यहाँ पे अब e खत्म करना है हमने, तो हम यहाँ पे log ले लेंगे, तो log ऑफ 1/2 इक्वल्स टू log और e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे k और t आ जाएगा। 1/2 का जो log होता है वो होता है माइनस log ऑफ 2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा k और t। अब जो यहाँ पे ये a के अंदर वैल्यू है ना, ये बेसिकली t की वैल्यू होती है, ठीक है, t की वैल्यू होती है ये, तो हम t की जगह इसकी ये वैल्यू लिखेंगे, माइनस log ऑफ 2 इक्वल्स टू 5730 k, और यहाँ पे हमारे पास k आ जाएगा माइनस log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5730। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.00012096 ये हमारा हो गया पार्ट नंबर बी, ये हमारा हो गया पार्ट बी। फिर अब पार्ट सी में क्या कह रहा है, पार्ट सी में कहता है कि जब उन्होंने और ज़्यादा एनालाइज किया तो उनको पता लगा कि जो कार्बन 14 है ना वुड फ्रैगमेंट के अंदर, वो 80% है, जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है उसका 80% है। तो कैलकुलेट द एज ऑफ द वुड फ्रैगमेंट, तो उसकी एज क्या होगी, अगर उसके अंदर जितनी कार्बन 14 होनी चाहिए थी उसका 80% है, तो उसकी एज क्या होगी, ठीक है। हम अब पार्ट सी कर लेते हैं। तो एज मतलब हमने टाइम निकालना, तो ए ऑफ टी, अब हमने टी की वैल्यू निकाली, वो इक्वल्स होता है, अब वो कह रहा है कि इनिशियल जो थी, इनिशियल हमारे पास ए नॉट था, उसके अंदर इनिशियल जो कार्बन 14 की प्रेजेंस होनी चाहिए थी वो ए नॉट होनी चाहिए थी, मतलब 100%, उसमें से उसका जो है जितनी भी इनिशियल होनी चाहिए थी उसका 80% है हमारे पास अभी। तो हमारे पास ए नॉट का कितना है, 80%, ठीक है, मतलब 80 होता है 0.8, तो 0.8 ऑफ ए नॉट हमारे पास है, ये उसने हमें कहा। और ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट ई की पावर के टी। अब यहाँ पे हम इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 0.8 ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर के टी, ए नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 0.8 इक्वल्स टू ई की पावर के टी। अब हम ई खत्म करना है, हम लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ 0.8 इक्वल्स टू के टी, टी हमारे पास आ जाएगा
log ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, यही वैल्यू हम यहाँ पे के की पुट करेंगे और हमारे पास टी आ जाएगा। टी हमारे पास आ जाएगा 1844.647, ये हमारे पास आ गई उसकी एज, ये ईयर्स में आ गई, ईयर्स। अब वो कहता है जो आपने एज निकाली है ना, उसके हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेशन में क्या पता लग रहा है कि टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स वगैरह क्या है। तो उस हिसाब से उनको ये पता लग रहा है कि काफ़ी कोई पुराना वेपन था जो कि यूज़ हुआ है, या कि किसी म्यूज़ियम से चुराया हुआ, या किसी और जगह से काफ़ी कोई एंटीक वेपन था जो उसने यूज़ किया। तो उन्होंने कुछ पुराने ज़माने का कुछ इस तरह का वेपन वगैरह ढूंढा, तो इस तरह की चीज़ उनको इससे पता लगी। तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, और अगर कुछ नहीं समझ लगा तो आप पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।